हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा मेनली बेस्ड होगा किस पे? वन दरोगा का जो आपका फिजिकल आने वाला है, मेडिकल आने वाला है, उस पे पूरा बेस्ड होगा। क्या क्या होगा फिजिकल पे, मेडिकल पे, ट्रेनिंग कहाँ होगी आपकी, इसका प्रमोशन क्या है, ग्रेड पे क्या है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, फिजिकल में क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे तैयारी करो, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। फाइनली थोड़ा सा हम बात करेंगे जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ है उस पर। फिर बात करेंगे जीएस रेवोल्यूशन पे, क्या चल रहा है, आपको कौन सी तैयारी कर रहे हो तो आप क्या चीज़ ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी चीज़ों पे बात होगी वन बाय वन करके। पहले देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों से हमने कंसल्ट किया है, उसके बाद ही ये वीडियो आया है, इसलिए इसमें टाइम भी लगा है। तो कम से कम दो फॉरेस्टर जो वन दरोगा है उनसे बात हुई है, दो फॉरेस्ट गार्ड से हमारी बात हुई, बहुत डिटेल में बात हुई है इन लोगों से, आधा आधा घंटे चर्चा हुई। डिप्टी आरएफओ है, इनसे हमारी 1 से 1.25 घंटे चर्चा हुई है पूरी। ठीक है, इन्होंने आगे के लिए भी बोला है, ये भी बोल रहे थे कि सर किसी दिन वो चीज़ लेके आइए कि जिसमें एक दोनों लोग हों स्क्रीन पे वो बातें करें। तो हमने कहा हाँ, थोड़ा सा एक ढांचा बन जाए। फिर उनको लेके आएंगे और पॉडकास्ट टाइप के वीडियो आएंगे, जिससे वन दरोगा या वन विभाग के बारे में अंदरूनी जानकारी, इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है जो डिप्टी आरएफओ है। ठीक है, क्योंकि ये 23 साल से जॉब में है, प्रमोट होके ही ये इस पोस्ट तक पहुंचे हैं, बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। तो इनसे बीच में अभी क्या होगा, जैसे ही टाइम मिलेगा हम एक पॉडकास्ट वीडियो लेके आएंगे, हर एक अंदरूनी जानकारी जो अभी तक है ही नहीं मार्केट में वो सब आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो इन लोगों से कंसल्टेशन के बाद आपके जो जो हमने सवाल उठाए पहले वो देख लो। पहली चीज तो ये है कि 15 से 20 साल पहले ही आयोग के द्वारा भर्ती हुई थी फॉरेस्टर की। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती तो होती रहती है, और अभी तक जो वन दरोगा बन रहे थे वो क्या यहीं से प्रमोट होके बन रहे थे। एक तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन, दूसरा जो मृतक आश्रित कोटा से आ रहे थे वो। डायरेक्ट भर्ती वाला ये पहली बार हुआ है इतने सालों में। ठीक है, तो एक चीज तो ये है, तो नियम वगैरह जो आपके पुराने हैं भी अगर, तो उनमें बहुत सारे नियमों में बदलाव की भी बात की गई है कि हाँ कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है, वो हम सब बात करेंगे। प्रोसेस क्या रहता है नॉर्मली, अभी तक जो भी चीजें आई हैं उनमें क्या प्रोसेस रहा है। तो आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है। ठीक है, फिजिकल के टाइम पे ही मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल, फिजिकल के टाइम पे ही आपकी हाइट वगैरह चेक हो जाएगी। यहाँ अगर आपने ये चीजें क्रॉस कर ली तो फिर मेडिकल बहुत ही एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। मेडिकल में उन्होंने ये बताया कि मेडिकल में ज़्यादा लोग बाहर होते नहीं हैं, क्योंकि मेडिकल आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करा के जाते हो, जो डिस्ट्रिक्ट का राजकीय हॉस्पिटल है वहाँ पे चीज़ें क्या है, वो लोग अपने हिसाब से सेटल भी कर लेते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई, कुछ कमी रह गई तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने पूछे, किन किन क्वेश्चन पे वर्क किया। सबसे पहले फिजिकल में कितने परसेंट लोग बाहर होते हैं, तो दो अलग अलग स्टोरी आई हैं, क्योंकि बंदरों का तो ऐसे हुआ नहीं है ना। जो डिपार्टमेंटल हुआ, मृतक आश्रित हुआ, तो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनको ढील मिल जाती है, उनको थोड़ा सा फिजिकल में स्ट्रिक्टली नहीं होता है। तो हम इसका देखेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड से कंपैरिजन करेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल हुआ उसमें कितने परसेंट लोग बाहर हुए, पहले कितने परसेंट होते थे। मेडिकल की बात करेंगे, कितने परसेंट बाहर होते हैं। मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, जैसे आंख का एक चश्मे का था किसी स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का था कि उसका वेट ज़्यादा है उस वजह से बाहर ना हो जाए, तो उस पर भी बात करेंगे। चश्मा की कितनी पावर तक चश्मा को वो एक्सेप्ट करते हैं, इस पर बात होगी। नॉक नी और फ्लैट फुट, इस पर भी बात करेंगे। फिजिकल प्रिपरेशन कितने दिन पहले स्टार्ट करनी चाहिए, इस पे बात होगी। क्या वेट ज़्यादा होने बाहर करते हैं, ये क्वेश्चन। फिजिकल डेली कितने आवर, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको डेली कितने आवर की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि उनका फिजिकल टाइम पे कंप्लीट हो जाए। डाइट में क्या क्या परिवर्तन करें वो, ठीक है, क्या शामिल करें और क्या चीज़ छोड़ें। अब आते हैं मेन जो और आगे की जानकारी की, ये जो जब आपकी भर्ती हो जाएगी तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं यूपी में, 6 सेंटर्स हैं टोटल ट्रेनिंग की। उन पे बात होगी कहाँ कहाँ है। ट्रेनिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, रहने को क्या मिलता है, खाने की क्या सुविधा होती है, वो उस चीज़ पे बात हो जाएगी। अब गर्ल्स पे आ जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स का मैंने पता किया, गर्ल्स का फिजिकल काफ़ी आसान होता है। तो गर्ल्स के लिए फिजिकल कितना टफ है कितना आसान है, इस पे चर्चा होगी। ग्रेड पे जो आपका बढ़ता है कितने टाइम बाद बढ़ जाता है और प्रमोशन कैसे होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम लोग वन बाई वन करके बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल की तैयारी जो भी कर रहे हैं, ये मैंने 2-3 लोगों से बात की, देखो कुछ लोग उनको तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ फॉरेस्टर हैं जिनकी तैयारी चल रही है कहाँ पे, कानपुर में।
लेकिन वो कहाँ के हैं आपके, वो है दिल्ली के। दिल्ली लोकेशन के लिए हुआ है उनका बंद दरोगा में, क्योंकि यहाँ तो कोई भर्ती हुई नहीं, और उनकी ट्रेनिंग कहाँ, कानपुर में चल रही है। तो उनसे बात हुई हमारे एक स्टूडेंट की, अंशुल की। 2-3 बार उसने बात की है, 2-3 लोगों से अलग अलग बात की। तो इनकी 6 महीने की तैयारी चलती, जो फ्रेशर होते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग चल रही है। इन्होंने ये बताया है कि तैयारी में जैसे कुछ स्टूडेंट है, एक तो बोल रहा था कि उसकी पहले से ही फिजिकली वो इतना सही था, फिट था, तो वो क्या करता था, तैयारी उसने 1 मंथ पहले थोड़ी सी की थी, और इसके बाद उसका आराम से हो गया था। बोला था 3 घंटे 25 मिनट में उसने केवल वॉक करके चीज़ें कवर कर ली थी, ऐसा उसने बताया। ठीक है। एक ने और बताया कि कम से कम नहीं तो आपको तैयारी 30 से 40 दिन पहले शुरू कर देनी चाहिए, जिसने अभी तक बिल्कुल इन्वॉल्व ना रहा हो इन चीज़ों में। जो पर्सन इन चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व ना रहा हो, तो वो 40 से 45 दिन पहले चीज़ें शुरू कर दे, क्योंकि उसके मसल्स को फ्लैक्स होने में समय लगता है। नहीं तो बोले एड़ी की एक नस होती है, जब एक दिन में आप ज़्यादा चल जाते हो और स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो नस आपकी फूल जाती है, मतलब इसके बाद क्या होता है कि आपको आगे चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपको क्या है, 40 से 45 दिन, ओवरऑल एवरेज निकला 40-45 दिन पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डेली 7 से 8, 1 से 1.5 घंटे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे आपको डेली करनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन आप 3 आवर्स तैयारी करो। यही उन लोगों से बात करने पे ही यही सार निकला कि जो भी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, उनको पर डे 1.5 घंटे तैयारी करो आप, और 7 से 8 घंटे, मतलब 7 से 8 किलोमीटर चलने की कोशिश करो। ठीक है, इतनी चलो, किसी दिन 9 भी हो जाए तो भी चलो, और सप्ताह में एक दिन आप 3 आवर्स चलो। तो इससे आपको पूर्ण आइडिया लग जाएगा। खाने में, अब खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जब भी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हो, खाना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाने में जो लोग भी फ्राइड चीज़ें खाते हो, तली भुनी चीज़ें खाते हो, एकदम से छोड़ दें। फास्ट फूड खाते हो, अभी आप छोड़ दें 1.5 महीने के लिए, जब तक आपकी तैयारी चल रही है। चीनी का बिल्कुल भी सेवन ना करें, इससे आपकी क्या होती है, इफिशियंसी घट जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। अब क्या खाना चाहिए, तो खाना नॉर्मली तो आप लोग खा ही रहे होते हो, हर आदमी को पता होता है क्या करना होता है, आपको प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना होता है। प्रोटीन, जब आपने ये चीज़ें हटा दी, तो आपको क्या है, प्रोटीन शामिल करना है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो अंकुरित जो अनाज होता है, अंकुरित चना, मूंग और मूंगफली, इन 3 चीज़ों का आप मॉर्निंग में सेवन करें। अब अंकुरित कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, किसी चीज़ को सुबह में इसको फूलने के लिए पानी में डाल दीजिए। फूलने के लिए पानी में डाल दिया, अब वो शाम तक फूल जाएगा। शाम में पानी निकाल के उसको ऊपर एक केवल कपड़ा, गीला नहीं भी रखोगे, ऐसे भी रख दोगे, ढक के केवल रख दो। ठीक है, सुबह तक देखोगे मूंग और चना आपके अंकुरित हो गए, मूंग और चना अंकुरित हो जाते हैं। सिंपल सा सिस्टम है, इसको आप कर सकते हो। जब आप इसको खाएं तो थोड़ा सा एडवाइस दी जाती है कि आप थोड़ा सा गर्म करके खाएं, क्योंकि इनमें हल्के से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जब ये इतने टाइम से रखे रहते हैं। तो इसको क्या, हल्का सा गर्म कर लें, किसी पे तवा पे ऐसे ही, बिना कुछ डाले केवल गर्म करके खा लें, तो भी ये आपका चल जाएगा। ठीक है, क्या सिर्फ वॉक करने से 25 किलोमीटर पूरा हो जाता है, या फिर बीच बीच में रनिंग करनी पड़ती? तो इसमें 2 लोगों से मेरी बात हुई है, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही फिजिकल दिया, लेकिन वो यूपी के नहीं है जो मैंने बताया। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि आपको, वैसे एक व्यक्ति ने बोला है कि वो केवल वॉक की है, लेकिन उसकी वॉकिंग की स्पीड तेज थी, तो उससे ही बोला हो गया, बहुत आराम से इजीली हो जाता है। एक पर्सन ने बोला है कि आप क्या है, चलते रहो, जैसे ही आपको लगे तो बीच बीच में दौड़ लो। वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती। आपको लगता है कि आप दौड़ लिए थोड़ा सा, आधा किलोमीटर फिर चल लिए, फिर आधा किलोमीटर दौड़ लिए, फिर चल लिए, इस तरीके से आप जाते हो तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, और कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि इनके अलग अलग वो फिजिकल के सेंटर होते हैं। जैसे हो सकता है जहाँ ट्रेनिंग होती है वहीं पे, तो इनके बने होते हैं, या तो रोड बना होता है इनका अंदर, या फिर ग्राउंड बना होता है जिसके राउंड लगाने होते हैं। तो राउंड फिक्स कर देते हैं। जैसे एक था, उसने बताया कि उसका 2.5 किलोमीटर का एक राउंड था, ऐसे करके 10 राउंड लगवाए थे उससे। आपके जो शूज होते हैं उनमें क्या करते हैं, चिप लगा देते हैं एक, जो आप शूज पहने होते हो, चिप लगा देते हैं। तो वो चिप क्या होती है, आपको ट्रेस करती है, ट्रेस करती है, तो पता चलता रहता है कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। ये होता है पूरा सिस्टम। ठीक है, फिजिकल कहाँ होगा, तो इस पे यही है कि विभाग के अपने अपने सेंटर्स होते हैं, या फिर कोई स्टेडियम, कभी कभार स्टेडियम भी ये लोग बुक कर लेते हैं उसके लिए। तो स्टेडियम में एक राउंड होता है रनिंग वाला जिनका, तो उसके राउंड बस फिक्स कर देते हैं कि इतने किलोमीटर का एक राउंड है, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड आपको कितने करने हैं।
आप उनको करते हो, काउंटिंग आपकी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या हो रहा होता है, आपका चिप लगी होती है, वो अपने आप काउंट कर रही होती है वहाँ पे। ठीक, पानी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है शूज में चिप लगा के। ये सारी चीज़ें। सेंटर कहाँ कहाँ है सहारनपुर में? टोटल 6 सेंटर हैं। 4 की मैंने जानकारी निकाली, 4 कहाँ कहाँ है। एक लालगंज प्रतापगढ़ में है, अजहारा करके जगह है वहाँ पे। जो मेरी बात हुई है जो DRFO है, तो यहीं के RC या उसके ऊपर के हैं ये, यहाँ पे भी रहे मतलब लालगंज में। ठीक है। मेरठ में भी है आपका, कानपुर में जो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है। तो जिन लोगों से बात हो रही है जो फॉरेस्टर है, वो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में है, इस टाइम उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग कितने की होती है? 6 मंथ की होती है, जो फ्रेशर होते हैं, जो पहली बार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड, जो पहले रह चुके हैं डिपार्टमेंट में। अब इनकी ट्रेनिंग होगी, तो इनकी ट्रेनिंग क्या होती है? 3 महीने की होती है, क्योंकि ये एक बार पहले ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। तो 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है, जो पहले किसी या किसी डिपार्टमेंट में वजह से ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो उनकी 3 मंथ की होगी। जो एकदम फ्रेशर होंगे वो 6 मंथ की। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको आवास मिल जाएगा, एक रूम में 2 लोग, जब ज़्यादा भीड़ होगी तो 3 लोग भी होते हैं। ट्रेनिंग में भी क्या होता है, आपको जैसे ट्रेनिंग करने नहीं जाना है उस टाइम पे, तो आप क्या एक्सटेंशन ले लेते हो ट्रेनिंग में, आपका हो गया, अब ट्रेनिंग में एक्सटेंशन ले लोगे तो अगले बैच में आपको भेज देते हैं वो लोग। तो ट्रेनिंग में भी ऐसा चलता रहता है कि जरूरी नहीं। कई बार क्या होता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग बाद में होती है, क्योंकि वहाँ सेंटर खाली नहीं होता, आपको ज्वाइनिंग तो करानी है, क्योंकि आपसे काम लेना है। तो ऐसे भी होता है। ठीक। फूड आपको खुद पे करना पड़ता है, लेकिन फूड का मेनू क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। तो एकदम वैसी चीज़ें होती है कि सब लोग मिलके काम कर रहे हो, बस केवल पे कर रहे हो एक नॉमिनल फी। उस टाइम पे आपको पेमेंट मिलने लगता है, वेतन 39,000 के आसपास होती है आपकी। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे। मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, अगला कुछ ये तो हो गया फिजिकल। कि फिजिकल में दो दो चीज़ों, डाइट पे कितने टाइम पहले से आपको तैयारी शुरू करनी है, पर डे कितना जाना है आपको, और आपकी तैयारी फिर हो जाएगी। फिजिकल में थोड़ा एक चीज़ और आया है कि देखो, जो पुराने लोग हैं, जो DRFO साहब हैं, और एक फॉरेस्ट गार्ड है एक, ठीक है, इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बोला कि अभी तक तो जो मृतक आश्रित हैं, ठीक है, और जो डिपार्टमेंटल है, यही फॉरेस्टर बने हैं प्रमोट होके। तो इनका जो फिजिकल होता था, इनसे भी वजन लेके दौड़ाया जाता था, जब इनसे मेरी बात हुई। फिर एक RFO हैं, अंशुल ने बात की उनसे, RFO ACF जो होते, उन्होंने बोला कि जो आपकी आयोग के द्वारा हो रही है, इसमें आपको वजन की कोई ज़रूरत नहीं, वजन लेके नहीं, नॉर्मल दौड़ाया जाएगा। जो भी है रनिंग वॉकिंग 25 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्मल होगी आपकी। फिर जो दिल्ली वाले कर रहे हैं लोग ट्रेनिंग, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी बोला उनका भी ऐसे ही हुआ है, बिना किसी वजन के, बिना किसी वजन के। बाकी जो DRFO है और फॉरेस्टर है, इनसे मैंने बार बार रिपीटेडली पूछा था कि वजन का नहीं लिखा है इनके उसमें। जो फॉरेस्ट गार्ड का था उनके में लिखा था नोटिफिकेशन में, वजन का स्टूडेंट लेके भी नहीं चल रहा, प्रिपरेशन कर रहे, एकदम कंफर्म हो जाओ पहले। तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ तक कि मृतक आश्रित जो होते हैं उनके प्रति तो डिपार्टमेंट सिंपैथी भी रखता है, उनको भी हम ही ने काउंट किया है, उनको भी क्या होता है कि वजन लेके 10 किलो का दौड़ाते हैं, जो फॉरेस्टर के लिए भी हुआ है, ठीक है, या जो फॉरेस्ट गार्ड से प्रमोट होके डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होते रहे, वो उनको भी दौड़ाते हैं। तो उनके टाइम पे ऐसा चला है, ये कह नहीं सकते। लेकिन जो इन लोगों ने बताया और जो आपके नोटिफिकेशन बोलता है, उसका मैक्सिमम यही कहना है कि बिना वजन के क्या होगा, आपको जॉगिंग करनी होगी एक प्रकार से, या वॉकिंग करनी होगी, ठीक है, 25 किलोमीटर 4 घंटे में। ये है, ये हम निष्कर्ष पे इस पे पहुंचे हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं। तो मेडिकल में देखो चेक क्या क्या करते हैं, या किस पे हमारे क्वेश्चन थे। सबसे पहले तो चश्मा का था, तो जो फॉरेस्ट गार्ड थी उन्होंने ही बताया कि उनका 6/24 था विजन। बस उन्होंने क्या किया था कि देखा, सारी चीज़ें चेक की, फिर वहीं पे बोला कि एक चश्मा और बनवा लो नया, उससे देख के बताओ। तो उनको वहीं चश्मा बनवाना पड़ा था। बाकी मेडिकल में आपकी इसलिए दिक्कत नहीं होती है कि मेडिकल आपका सबसे बाद में होता है। यहाँ तक कि कई बार तो ज्वाइनिंग के बाद भी लोग मेडिकल सबमिट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ निकल के आई, तो मेडिकल में दिक्कत नहीं होती। मेडिकल आपके डिस्ट्रिक्ट पे होगा, डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा या हॉस्पिटल हो, वहाँ आप जाके खुद जाके कराते हो, उसको सबमिट करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे चीज़ें करके, सेटिंग करके, जो भी चीज़ अगर कुछ कमी भी हुई आप उसको करा सकते हो।
जो और लोग हुए हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे बात हुई, उन्होंने भी बोला कि मेडिकल में तो बहुत कम लोग, एक आध दो कभी कभार उन्होंने देखे हैं जिनको बोला है, उनको भी टाइम दिया है कि ये टाइम है आप इसको सही करके आओ, और वो फिर दूसरी जगह जाके चेक करा के आए, क्योंकि फिर बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जब अगर एक हॉस्पिटल में चीज़ें नहीं क्लियर की उन्होंने तो बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, और फिर वो बना के आ गए, तो मेडिकल में कोई बाहर होता नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला। थोड़ा बहुत आपका नॉक नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लैट फुट है तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक चीज़ हाइट का इशू जरूर आया है, क्योंकि एक गर्ल स्टूडेंट थी उसकी हाइट का था। हाइट में जितने लोग हैं बोले हाइट में रिस्क नहीं लेते हैं, पहली चीज़ उन्होंने यही बोली, हाइट में ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत बिल्कुल ऐसा है कि फर्क समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ आपके होने के चांसेस हैं, या फिर किसी ने अच्छी तरह से जुगाड़ कर ली, जुगाड़ से भी इंडिया में काम होते हैं पता है, तो फिर चीज़ें इशू सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपकी जुगाड़ हो गई, कहीं से बात हो गई और बात हो गई वहां से वो हो गया, तो फिर सॉल्व होने के चांसेस हैं, फिर तो हर चीज़ पॉसिबल है, तो हो जाएंगे। बट हाइट आपका जिसको बोलते हैं ना 50-50, अगर बिल्कुल करीब हो तो भी आपका 50-50 है। इसमें इस एक चीज़ में बोले नौकरी में इसलिए ले लेते हैं, समय के साथ आती जाती रहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों में तो बड़ा नॉर्मल हो जाता है। मेडिकल वाला चीज़ है, ये क्या होता है, हाइट आपकी चेक हो जाती है फिजिकल के पहले ही। तो यहाँ पे जो स्टाफ होता है, पता चले बाद में भी जांच हो गई आपकी हाइट की, ज्वाइनिंग के टाइम पे खुद फिर से जांच हो गई है, तो वहाँ पकड़ने का या जो लोग ले रहे होते हैं उनका भी चांसेज होता है, तो यहाँ रिस्क कम लेते हैं। आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका भी हाइट का इशू है, और थोड़ी सी जुगाड़ फिट करनी पड़ेगी। तो होने को तो कुछ लोगों ने ये भी बताया हो जाता है, कोई बड़ी इशू नहीं है। मेन होता है कि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए हों, इसके बाद बाकी चीज़ें आसान होती हैं, बट फिर भाग्य पे होता है, किसी किसी का छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और किसी की क्या होती है बहुत बड़ा इशू हो वो छोटा हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आपका किस हॉस्पिटल में मेडिकल है, किस स्टाफ के सामने है, इस पे भी कि वो लोग कितने स्ट्रिक्ट है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा। बट ये इजीली पास हो जाता है। आगे चलते हैं। ओवरवेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो तो क्या होगा, आप खुद फिजिकल नहीं पास कर पाओगे, मेन चीज़ ये है। तो ओवरवेट कोई इशू नहीं है, आपका कितना भी वजन हो, कम वेट, एक लिमिट से कम वेट नहीं होना चाहिए, जो उसमें लिखा होता है नोटिफिकेशन में, शायद गर्ल्स के लिए या किसी के लिए 40 kg ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो ये कम नहीं होना चाहिए। बॉयज़ के लिए जैसे सीना वगैरह, अगर बहुत ज़्यादा कम वेट है तो सीना का जो मांगा गया वो चीज़ आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो उनका एक क्राइटेरिया, ओवर वेट का क्राइटेरिया वो यहीं से ही देख लेते हैं कि अगर आप इतना दौड़ जा रहे हो, इतनी चीज़ें कर जा रहे हो, तो फिर वो इशू नहीं है, ठीक है। और मेडिकल का वही है कि अगर आप मेडिकल में पास नहीं हुए तो दूसरे बड़े हॉस्पिटल में भेजेंगे, 3-4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रमोशन या ग्रेड पे कैसे बढ़ती है, तो ग्रेड पे का बताया है कि 10 साल में बढ़ेगी, फिर 16 में बढ़ेगी, फिर 26 में, यहाँ पे आपका ग्रेड पे का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड सर्किल में जो हो, और सीनियोरिटी कैसी होती है, फॉरेस्ट गार्ड की सीनियोरिटी उसके सर्किल लेवल पे होती है, और जो फॉरेस्टर होता है उसके राज्य लेवल पे होती है। तो इनका प्रमोशन जब देखा जाता है तो राज्य लेवल पे वैकेंसी प्लस आपकी सीनियोरिटी ये देखी जाती है। और फॉरेस्ट गार्ड में क्या होता है कि आपकी केवल सर्किल लेवल पे सीनियोरिटी देखी जाएगी और वैकेंसी देखी जाएगी। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो 2016 के फॉरेस्ट गार्ड थे उनका प्रमोशन होके वो फॉरेस्टर बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक फॉरेस्टर ऐसे ही बन रहे थे। पावर क्या क्या होती हैं उस पर बात करेंगे। जब आप वाइल्ड लाइफ वाली जगह पे होते हो, तो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। गिरफ्तार आप कर सकते हो, जब्ती कर सकते हो, बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। बोले यहाँ पे DRFO है, या डिप्टी लेवल का आपका वन अधिकारी होता है, ठीक है, उसके यहाँ सुनवाई होती है, उसके यहाँ सुनवाई होगी। न्यायालय भी आपका क्या है ना, न्यायालय में बाद में जाओगे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, आपको पहली अपील यहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी दूसरी आपकी पोस्टिंग होती है बागवानी या सोशल फॉरेस्ट्री वाली जगह पे, यहाँ पे थोड़ी पावर्स कम होती हैं, लेकिन आराम दोनों जगह पे जॉबों में, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, सुकून की नौकरी है, बहुत ही शांति की नौकरी है। जिन लोगों से मैंने बात की, जैसे होते हैं ना, आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी पोस्ट पे हो, उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं रहेगा, प्लस थोड़ा सा ना उनकी चीज़ें उतनी नहीं रहेंगी कि आसपास की, केवल जॉब की जानकारी होगी, आसपास की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इनको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो ले पाएँ। बट यहाँ पे मैंने जिससे भी बात की वो बड़ी सुकून की लाइफ जी रहे हैं, बड़ा अच्छा खासा नॉलेज है उनको आसपास का, बहुत सारी चीज़ों से वो अवगत है।
तो ये देख के यही लगा कि ये जब शांति होती है, आपके पास टाइम होता है, तो आप बहुत कुछ नया भी सीखते हो। ठीक है, अब आते हैं होम पोस्टिंग पर। होम पोस्टिंग मिलती है कि नहीं मिलती है? तो आरएफओ के नीचे जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, आरएफओ के नीचे जितनी भी पोस्ट होती हैं, सबको होम पोस्टिंग मिल जाती है। किसी को 4 महीने लेट मिलेगी, 6 महीने, 1 साल लेट, बट मिल जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड 2016 की मैं बता चुका हूँ, कई फॉरेस्ट गार्ड जो है फॉरेस्टर हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कल का जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ है। वीडियो एग्जाम और वन दरोगा में थोड़ी सी तुलना करते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है वो जरूर ध्यान से सुने, उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे आपके पास कोई विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था मार्केट में, परेशान थे लोग, सारी चीजें थी। ठीक है, और आप कहीं पे ऐसा इजीली अवेलेबल नहीं है, आपकी रेंज से ही दूर था। जो यूपीएससी वाले आपने देखा होगा बैच में, या जो पीसीएस मेंस इंटरव्यू वाले, इनके पास भी नहीं था। इनके पास भी वही गिने चुने 7-8 सब्जेक्ट का था जो मैच कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे लोगों ने सारी चीजें जितनी भी बताई गई थी वो बहुत ध्यान से फॉलो की थी। जब ध्यान से सारी चीजें आप फॉलो करते हो, भरोसा रखते हो चीजों को, लिमिटेड चीजें, सबसे बड़ी कोई भी एग्जाम निकालना है ना, लिमिटेड सोर्स से पढ़ाई करो, उसको बार बार रिवीजन करो, यही एक फंडा है। जैसे इससे भटके, बंदरोगा में भी लोगों को लॉस हुआ है और यहाँ पे भी लॉस हुआ। ठीक, अब बताते हैं क्या अंतर हुआ। यहाँ पे क्या होता है, जीएस जब जैसे ही आप 12th पास करते हो, जॉब के चक्कर में जीएस पढ़ने लगते हो, लूसेंट से पढ़ते हो, जीके जीएस की वन लाइनर्स कहीं से, यहाँ से जीएस का हल्का फुल्का नॉलेज आ जाता है कि चंपारण कब हुआ, गांधी जी कब आया, असहयोग कब हुआ, हल्का फुल्का नॉलेज रहता है। एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में ना रहे, बट ऐसा नॉलेज हर व्यक्ति के पास है। फिर वो थोड़ा और पढ़ता जाता है, 2-4 एग्जाम देता है, तो उसको लगता है कि जीएस उसको बहुत अच्छी आती है। अब जीएस जब उसको बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसके नॉलेज में क्या है ना, बीच में गैप्स हैं। उसको जितना पता है वही पता है, उस चीज को आप वो कनेक्ट नहीं कर पाता है चीजों से। बट यहाँ पे क्या है, उसके माइंड में एक स्मार्टनेस, एक वो फीलिंग आती है ना, फीलिंग कि हाँ मुझे आता है, प्लस एक केयरलेसनेस वो आ जाती है। सेम यहाँ पे मैंने देखा कि ये चीज बहुत स्टूडेंट्स के अंदर थी। मैं बार बार बोल रहा था कि जो स्टैटिक पोर्शन है, जो जीएस का, खासतौर से पॉलिटी और हिस्ट्री, जैसे आपको पढ़ाई जा रही, इससे बाहर नहीं आएगी। अगर आएगी तो वो किसी से नहीं होगी। 2-4 क्वेश्चन तो ये लोग डालेंगे कि जो आपका ज्योग्राफी फैक्चुअल कराई थी, कि जो फैक्चुअल ज्योग्राफी वो आपकी सारी कवर होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट जरूरी थे वो आपको दे दिए गए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हमने वर्क किया था। यूपी स्पेशल हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था, लेकिन यूपी स्पेशल इस बार उन्होंने केवल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे, जबकि पिछले बार का पैटर्न था कि 10-11 यूपी स्पेशल से और जनगणना से अलग। जनगणना पे हम अलग से 2 वीडियो, 2 क्लासेज अलग से आई थी, यूपी पे और भारत पे, यहाँ से। तो ये लोग थोड़ा हटे तो हैं, इतना हटे हैं ये चीज़ से, इन्होंने ठान ली थी कि आप ये पेपर ना कर पाओ। ठीक है, वीडियो वाला ये इन्होंने ठान लिया था। तो लेकिन फिर भी मैंने ये देखा, हर पेपर का जिस व्यक्ति, एक पर्सन भी ऐसा होगा ना जिसने सारी क्लासेज जो हमने 40 दिन में कराई, अगर बहुत तरीके से की, जीएस पे बात कर रहे हैं, बाकी रीजनिंग और हिंदी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने वो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराए थे, उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों को। ठीक है, तो जीएस में आप जिसने भी 40 डे की एक क्लास में बहुत प्रॉपर करके 3-3 बार रिवीजन कर लिया होगा, तो आप देखोगे जो स्टैटिक पोर्शन आया था उसमें से 30 से 32 क्वेश्चन आए थे, वो आपके बहुत ही इजीली हो रहे थे। 30 क्वेश्चन मैंने हर पेपर में देखे, बहुत इजीली हो रहे थे जीएस के। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ऐसे थे जो ट्रिकी थे। जैसे वो पूछ लिया उन्होंने, जनजाति वाला, इस जनजाति में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो अंदरूनी थे, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी क्वेश्चन आपके हो रहे थे। ठीक, करंट भी अगर आपने तरीके से पढ़ा होता तो करंट के 16 से 17 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली ड्यूएबल थे अगर करंट थोड़ा भी पढ़ते थे। करंट स्टूडेंट को ही पढ़ना पड़ता है या फिर इतना टाइम होता है। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी सीख है कि जिस चीज़ को भी हमें टाइम, मैन हमारे साथ टाइम का था, हमारे पास 40 से 45 दिन ही थे। जिस चीज़ को हमने टाइम दे दिया वो बहुत इजी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ हमने टाइम नहीं दिया तो वो चीज़ तो फिर मतलब ही नहीं है। जो उन्होंने पढ़ा तो स्टूडेंट को यहाँ से खुद से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जितने स्टूडेंट को मैंने देखा वो उन्होंने बताया करंट उन्होंने 3 जगह से किया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ से ये किया था, हमने सिर्फ 4-5 वीडियो डाले थे, वो भी यूपीपीसीएस के टाइम पे, और 3 मंथ का डाला था। उसमें से मैंने देखा हर पेपर में 5 से 6 करंट आए हैं क्वेश्चन, जो करंट के। तो वही है, अगर हमें 10 दिन और मिलते तो करंट भी हम इस तरीके से करा देते कि आपको लगता है सारा पढ़ा हुआ में से आया। ये चीज़ें मैन है टाइम का, कि जिस चीज़ को हम टाइम दे देते हैं। अब सेम चीज़ है
कि ये गलती आपको आगे नहीं दोहरानी। जब आपके पास टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम 2 महीने होते हैं, 2.5 महीने होते हैं, तब आप क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, कट ऑफ क्या जाएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और यहीं पे आप पीछे हो जाते हो। आपको लास्ट टाइम के लिए नहीं बैठे रहना, रिवीजन के लिए। जिन लोगों ने जो पढ़ लिया, अगर उनके पास जीएस के नोट्स हैं, आप उन्हीं नोट्स को दोहराओ। जिनको लगता है जीएस के पूरे नोट्स नहीं आए हैं और डिटेल में जाना है, आरओ में जाना है उनको, या यूपी पीसीएस का प्री देना है आगे चल के, या फिर जीएस ऐसी मजबूत हो कि कोई भी एग्जाम देना हो, तो फिर उनके लिए बैचेज ऑलरेडी चल रहे हैं। बैचेज क्या चल रहे हैं वो जानकारी ले लो सबसे पहले तो, कि बहुत डिटेल में प्रॉपर तरीके से जो बैचेज हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो आपके कराए जाएंगे। जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं आपके, क्योंकि अब हमारे पास टाइम रहेगा, 2 से 2.5 महीने तो मिनिमम है। हम 40 से 45 दिन में सारा जीएस बहुत प्रॉपर तरीके से खत्म कराएंगे। बहुत प्रॉपर मीन्स यूपी पीसीएस भी देने जाओगे और इन सब्जेक्ट से आया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी, कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी आपकी रह गई थी क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल कराई थी, और फैक्चुअल में भी आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गए थे ज्योग्राफी के, मुझे तो नहीं लगा कोई बाहर गया, ठीक है। जो भी आए थोड़ा बहुत पूछे जो इन्होंने, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी अब आपकी शुरू हो जाएगी 2 से 3 दिन में। बहुत डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज पे बात करेंगे। क्या है ज्योग्राफी का मतलब क्या है, तो सबसे पहले ब्रह्मांड उठा लेंगे, तारे क्या होते हैं, पुच्छल तारे क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होता है, प्रोटोस्टार क्या होता है, रेड जॉइंट तारा क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं आपके इसरो के, नासा के, क्या है क्या नहीं, वो सारी डिटेल। फिर तारे से आगे चले जाएंगे, पृथ्वी की संरचना देखेंगे, ग्रह देखेंगे, उपग्रह, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें आपकी, ठीक है। हिस्ट्री आपकी चल रही है ऑलरेडी, मॉडर्न वाली, तीनों बैच चल रहे हैं, आरओ का चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, और आपका क्या चल रहा है, बीपीओ की जो नई वैकेंसी है। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी आपकी 3 दिन बाद पैरेलली चलेगी, दोनों चीजें, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी ऐसे टॉपिक बाई एक एक टॉपिक उठा के बहुत डिटेल में इन डेप्थ कराई जाएगी कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स अभी हमने क्या है एग्जाम के हिसाब से कराई थी, अब हम आपकी जीएस ओरिएंटेड कराएंगे कि किसी भी एग्जाम में आप दो, आपका होना चाहिए। बीच बीच में हर टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक फिनिश होने को आया, तो हम क्या है ना यूपी पीसीएस मेंस के क्वेश्चंस उठाएंगे और वो आपको समझा देंगे मौखिक या वीडियो क्लासेज में, बोर्ड पे आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन बोले उस टॉपिक से, ऐसे ऐसे आते हो, एक आपका माइंड में बना देंगे कि जो आपको नॉलेज मिला है उस नॉलेज का इस मेंस के आंसर को लिखने में कैसे यूज करोगे। वो इतने बेस्ट तरीके से बताएंगे कि जिनका इस बार प्री हुआ है, एक दो स्टूडेंट का मेरे नज़र में आया है, ब्रजेश का हुआ है, एक अंकित करके हैं उनका भी हुआ है, ठीक है। तो ये लोग मेंस लिखेंगे तो इनका माइंड मैप यहाँ से बन जाएगा। जैसे हम कोई डायरेक्शन खोलेंगे कोई भी चीज़ की, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर की चुनौतियां क्या है भारत में और इसके विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही, इतना आएगा। अब आपको देखना है कृषि की चुनौतियां क्या है भारत में, तो कृषि की हर क्षेत्र में चुनौतियां, मृदा की अलग चुनौतियां, मृदा का क्षरण हो गया है, लवणता बढ़ गई मृदा में, है ना, बहुत सारे रासायनिक हानिकारक पदार्थ बढ़ गए, कटाव बढ़ गया है, जल की समस्या। तो दूसरी जल की समस्या देख लोगे, जल की क्या है, जल वाटर लेवल नीचे चला गया है, लोगों के पास सिंचित हर जगह सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मानसून पर निर्भरता है। फिर मृदा पे आ जाओ, मृदा पे आ गए, जल पे आ गए, अब खाद पे आ जाओगे, उर्वरक जिसको बोलते हैं। उर्वरक की समस्या, महंगा है, हर को मिलता नहीं है, फिर उर्वरक का जो वितरण है वो बहुत खराब है, लोग जरूरत से ज़्यादा भी डालते हैं, वो सारी चीज़ें। मृदा में क्या है, सॉइल टेस्टिंग, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो चल रहा है। जल के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चल रही है, उर्वरक के लिए अभी एक भारत करके ही आया। इसके बाद जो डायरेक्ट सब्सिडी है सरकार दे रही है, डीबीएस, किसान सम्मान निधि, ऐसे करके आपके आंसर को इतना कनेक्टिव बनाएंगे। फिर लास्ट में ये तो 3 चीजें होगी ना, और भी है, कटाई के टाइम पे क्या समस्या आती है, विपणन, किसी विपणन तो मुख्य समस्या है, बेचना जब आप जाते हो, है ना, फिर बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो जब इस तरीके से आपकी चीजें कराएंगे तो आप देखोगे कि आपकी समझ मेंस लेवल की भी टॉप क्लास बन गई, ठीक है। साइंस एंड टेक भी आपका डिटेल में कराया जाएगा। एनवायरनमेंट चूंकि बंदरोगा के लिए हमने कराया था, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट एनवायरनमेंट के वहाँ टॉपिक कवर हो गए थे, तो एनवायरनमेंट हम वो टॉपिक देख लेंगे जो और एक्स्ट्रा बच गए होंगे। साइंस एंड टेक में इसरो, डिफेंस, ये सब चीज़ें जो भी बची हैं आपकी, क्या होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, इसरो की कब कैसे क्या शुरू किया है, पोलर ऑर्बिट क्या होती है, कौन सा सैटेलाइट कौन सी उसमें घूमता है, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में देंगे आपको, ठीक है। 40-50 दिन में जीएस फिनिश करेंगे और साथ में इसकी हिंदी भी फिनिश हो जाएगी। हिंदी या तो फिनिश हो जाएगी या आधी खत्म हो जाएगी जीएस के साथ, क्योंकि जैसे 25-30 दिन होंगे हम डेली फिर हिंदी की क्लास एक साथ में देने लगेंगे, ठीक है। फिर बाद में बच गया आपका कंप्यूटर, और जिसके में रीजनिंग आ रही वो थोड़ी बहुत। और जैसे ही ये सारी चीज़ें खत्म हुई, हमारे पास टाइम बचा, अब हम करंट पे फोकस करेंगे,
क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम रहेगा। और करंट को जैसे ही हमने 10 से 12 दिन दे दिए, जब भी दे दिए, करंट आपका इतना ईजी केवल उस टाइम के लिए नहीं बनेगा, हमेशा के लिए ऐसी माइंड मैप बना देंगे कि आप उसमें केवल अपडेट मारोगे और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके मेहनत करेंगे, आपको मेहनत आपको ही करनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम चीज़ें आपको गाइड कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। जो लोग पूरी तरीके से फॉलो करेंगे उनका भला हो जाएगा। जो लोग लास्ट में भी गड़बड़ हो जाएंगे, जैसे कल भी बात हो रही थी, कुछ स्टूडेंट ने बोला, कुछ स्टूडेंट्स क्या थे, बहुत होशियार थे, मेहनती भी थे, उन्होंने मेहनत का थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज कर दिया। जैसे उन्होंने बहुत सारे रिसोर्स अपना लिए, इतने रिसोर्स फॉलो कर लिए लास्ट में कि उनने 4 जगह से कॉपी मंगा ली। जो गलती पहले के बंदे कराए वो आपने रिवाइज नहीं कर पाए। अब आप इतने सिली मिस्टेक्स, इतने सिली क्वेश्चंस गलत करके आए हो जो नहीं होने चाहिए थे, तो उनके क्या गलत ज़्यादा हो गए। 2-3 स्टूडेंट जो बहुत होशियार थे उनके बारे में ये मुझे रिपोर्ट मिली है और उन्होंने ये चीज़ बताई। ये चीज़ें नहीं करनी, रिसोर्स आपके बहुत सीमित होने चाहिए। हर सब्जेक्ट की एक A to Z कॉपी होनी चाहिए, उससे रिवाइज करो, करंट आप अपडेट करो, बस काम हो जाना चाहिए। 3 बैच हमारे चल रहे हैं, सबको पता है। एक कंबाइंड बैच का लोग बोल रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को कंबाइंड तैयारी करनी थी कि उनको एक नहीं 2-3 तीनों एग्जाम देने हैं, दोनों देने। तो एक कंबाइंड बैच भी हमने शुरू कर दिया, उसमें वो सारा कंटेंट डाला जाएगा। एक जीएस तो डाली जाएगी आपकी, जो सबसे उच्च स्तर है, तो जीएस आपकी डाल दी जाएगी आरओ वाली सारी। अब जीएस के बाद हिंदी भी डाल दी जाएगी आरओ वाली। रीजनिंग अलग से बच गई आपकी और कंप्यूटर बच गया, ये चीज़ें आपको अलग से दे दी जाएंगी। तो जो कंबाइंड बैच है उसका सिंपल सा फंडा है कि जो आपको हाईएस्ट लेवल है छोटे से लेके, वो मिल जाएगा जीएस का आपको, प्लस रीजनिंग और कंप्यूटर जो आपका अलग आ रहा है वो अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कंबाइंड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों को ज्वाइन करना है। अब कैसे आपको ज्वाइन करना है, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है, जीएस रेवोल्यूशन आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आपको ऐप मिल जाएगा, इस पे सारे बैचेज हैं आपके। टेलीग्राम पे जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा हमारा जीएस रेवोल्यूशन का, वहाँ पे आप एडमिन को खोज के मैसेज कर दो कोई भी आपके पास क्वेरी है तो, ठीक है। या नंबर दिया रहता है इस मैसेज, ये जो वीडियो है इसके लास्ट में डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में नंबर रहेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।